दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम इंडिया पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। तो तैयारी तो बिल्कुल बहुत अच्छी चल रही है हम सभी की। और ये आज हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट आज हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ सभी दोस्तों से कि जो हमारे 4 सेट हो चुके हैं वो आपने सभी ने रिवीजन कर लिया होगा और उसके आपने शॉर्ट नोट जरूर बनाए होंगे। तो 5वें प्रैक्टिस सेट में भी हम कुछ नया जानने की कोशिश करेंगे और कुछ नया सीखेंगे। तो बिना देरी किए हम अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और ये रहा आपका पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा है इसमें जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गाय, पहाड़, यमुना या फिर आम। बताएंगे सभी दोस्त कि कौन सा शब्द है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें, हम सभी जानते हैं संज्ञा हमारी कितने प्रकार की होती है। सभी दोस्त बताएंगे संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो एक प्रकार है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे पहचानेंगे कि हम व्यक्तिवाचक संज्ञा है कौन सी? तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जैसे ही आपको देखने को मिले ना, आपके तुरंत में एक ही बात होनी चाहिए, जो दुनिया में अकेली हो। क्या हो? दुनिया में अकेली हो। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है दुनिया में अकेली हो। क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा जो दुनिया में अकेली हो? तो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब दुनिया में अकेली हो कैसे? दुनिया में अकेली कैसे? जैसे मान लीजिए राम है। राम नाम के आपको बहुत व्यक्ति मिलेंगे, लेकिन नाम तो एक ही है ना, राम। तो वो दुनिया में अकेला है। उसके जैसे नाम के आपको अनेक व्यक्ति मिलेंगे, लेकिन जो राम होगा वो तो केवल एक ही होगा ना। तो दुनिया में अकेली यानी कि राम। के बाद और क्या बनेगा? जैसे हमारा हो गया गंगा। नदियां तो देखिए बहुत सारी हैं, नदियां बहुत सारी हैं, लेकिन गंगा गंगा केवल भारत में एक ही है। तो इसलिए वो क्या होगी? वो होगी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए, इसमें से आपको बताना था कि हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है। तो बताएंगे, देखिए गाय। गाय से आपको पता चल रहा होगा कि गाय गाय तो बहुत सारी हो जाएंगी, अलग अलग टाइप की गाय होती है। तो गाय तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। उसके बाद पहाड़, पहाड़ भी बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन देखिए यमुना, यमुना केवल एक ही है पूरे भारत में। यमुना कितनी है? केवल एक है। और जो अकेला है, दुनिया में अकेला हो, वो क्या है? हमारा व्यक्तिवाचक। और आम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि आम अलग अलग खट्टा मीठा कई प्रकार का होता है। तो हमारा प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? यमुना होगा बिल्कुल सही उत्तर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से एक क्रिया विशेषण है, आपको क्रिया विशेषण बताना है इनमें से कौन सा है जो क्रिया विशेषण। तो वह धीरे से बोलना, वह धीरे से बोलता है, धीरे से बोलता है। वह काला कुत्ता है। रमेश तेज धावक है। सत्यवानी सुंदर होती है। तो आप बताएंगे कि इनमें से कौन सा एक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण मतलब आपको धातु का रूप बताना है। क्रिया क्या क्या होती है? धातु, धातु का रूप बताना है आपको। इनमें से कौन सा है? देखिए, क्रिया यानी कि कोई कार्य किया जा रहा है, ठीक है, कार्य किया जा रहा है। क्रिया क्या होती है? जो किसी कार्य को करती है। तो वह धीरे से बोलता है, धीरे से बोलता है। क्या करता है? वह धीरे से बोलता है। तो क्या हो रही है? क्या हो रही है? और कौन सी क्रिया हो रही है? क्रिया विशेषण हो रही है। वह धीरे से बोलता है, कौन सी क्रिया हो रही है? क्रिया विशेषण वाली क्रिया हो रही है। और यही धीरे से बोलना, धीरे से बोलना क्या है? क्रिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए, वह काला कुत्ता है। वह काला कुत्ता है, किसी कुत्ते की विशेषता बताई जा रही है। और जब कोई विशेषता बताते हैं तो क्या है? विशेषण कहलाता है। लेकिन इसमें विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं। उद्देश्य, कौन कौन से हैं? उद्देश्य और क्या है? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय विशेषण के प्रकार हैं। तो अब आप मुझे बताएंगे, जैसे हमने दूसरा ऑप्शन पढ़ा है कि वह काला कुत्ता है, वह काला कुत्ता है, विशेषता बता रहा है। तो इसमें उद्देश्य प्रयुक्त हुआ है विशेषण या फिर विधेय प्रयुक्त हुआ है? देखिए, अगर आपको कभी भी उद्देश्य और विधेय के बारे में पूछे तो आपको बात याद रखनी है कि जो संज्ञा से पहले आए, संज्ञा से जो पहले आए वो उद्देश्य होता है, और जो संज्ञा के बाद आए वो हमारा विधेय होता है। क्या है?
उद्देश्य है तो संज्ञा से पहले आएगा, और अगर विधेय विशेषण है तो वो संज्ञा के बाद आएगा। देखिए वह काला कुत्ता है, कुत्ता यानी कि कुत्ता क्या है, एक संज्ञा है, कुत्ता एक संज्ञा है। उससे पहले उसकी विशेषता बताई गई है कि वह कैसा है, काला है, तो कौन सा विशेषण होगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, रमेश तेज धावक है। रमेश क्या है, तेज धावक है। धावक कैसा है, तेज है। धावक कैसा है, तेज है। कौन सा विशेषण हुआ, उद्देश्य विशेषण हुआ, क्योंकि संज्ञा से पहले विशेषण आ रहा है तो वो हमारा उद्देश्य विशेषण। और अंतिम जो बचता है, सत्यवाणी सुंदर होती है। वाणी कैसी है, वाणी सुंदर है। तो पहले क्या आ गया, पहले संज्ञा आ गई, उसके बाद विशेषण, उसकी विशेषता बताई जा रही है, तब हमारा विधेय हो गया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चल, वचन बदलना है, सही विकल्प चुनिए बहु का। आपको सही वचन बदलना है कि बहु का जो बहुवचन होगा वो कौन सा होगा, बताएंगे वैसे कौन सा बहु का वचन होगा। देखिए ये हमारी बड़ी मात्रा है, जब भी आपको बहुवचन में परिवर्तित करना हो, जैसे बहु है, बाद वधु भी हुआ, बहु हुआ, वधु हुआ, ये सभी हमारी बड़ी मात्राओं से बनते हैं। देखिए तो ये आपको हमेशा छोटी मात्राओं में परिवर्तन कर देना है, ठीक है। जैसे बहु है, बहु का क्या बनेगा, बहुए का बहुवचन बनेगा। ऐसे ही वधु है तो वधु का बनाइए, वधुए, क्या है, वधुए। मतलब जो बड़ी मात्रा है वो छोटी मात्रा में परिवर्तित हो जाएगी। जैसे नारी है, नारी में हमने मात्रा प्रयुक्त करी और नारी ही बताइए, तो नारी का जो बहुवचन करेंगे वो क्या होगा, नारिया। नारी का बहुवचन नारिया होगा, ठीक है। तो ऐसे परिवर्तित हो जाएगा। जैसे नाली है, नाली, नाली का बहुवचन क्या होगा, नालिया। नालिया इसका बहुवचन होगा, ठीक है। तो प्रश्न का उत्तर तो बहुए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आपको ये भी बनाने आने चाहिए कि बहुवचन में बदलना कैसे होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उत्सर्गित शब्द बताना है आपको, कौन सा है, शब्द बताना है कि कौन सा है, कुलीन, सुदर्शन, विनम्रता या फिर निर्भय। देखिए उत्सर्गित शब्द जो है वो आपका, बाकी ऑप्शन उत्सर्गित शब्द नहीं है। आगे तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण सही उदाहरण है, मतलब आपने ऐसे भी संज्ञा है कि जिनका हम परिवर्तन करते हैं भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक में और जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में। तो अब आपको इसमें से बताना है कि कोई जातिवाचक संज्ञा है और उसका आपने भाववाचक संज्ञा किया, तो वह कौन सा इसमें ऑप्शन है कि जिसमें यह कार्य किया गया है। तो पहला, गर्म से गर्मी बनी है, घबराना से घबराहट, लड़का लड़कपन, दूर दूरी। बताएंगे कि कौन सी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है जिसमें जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग करके उसे भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। देखिए भाववाचक संज्ञा की मैं आपसे बात करूं तो आपको हमेशा एक बात याद रखने की, भाववाचक संज्ञा को हम कितने प्रकार से बना सकते हैं। तो मैं बता दूं जो भाववाचक संज्ञा है उसे आप 5 प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा गया है कि भाववाचक संज्ञा को हम कितने प्रकार से बना सकते हैं, तो भाववाचक संज्ञा को आप 5 प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि जातिवाचक, जो कि हमारे क्वेश्चन में ही दिया गया है, जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। कैसे, जातिवाचक संज्ञा है, हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे, जैसे मनुष्य, क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अब हमें इसका क्या बनाना है, भाववाचक। तो भाववाचक कैसे बनाएंगे, मनुष्यता, मनुष्यता जो होगा वो इसका भाववाचक संज्ञा होगा, बना दिया हमने। हमारा शब्द था जातिवाचक, जातिवाचक से हमने क्या बनाया, भाववाचक, क्या है हमारी भाववाचक संज्ञा। इनका ऐसे परिवर्तन होता है भाववाचक संज्ञा का, ठीक है। तो पहला टाइप था आपका जातिवाचक, उसके बाद दूसरा है विशेषण। विशेषण से भी हम अपनी भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं, जैसे अच्छाई, अच्छा है, अच्छा है का हमने भाववाचक में परिवर्तन किया तो क्या बना हमारा, अच्छाई, अच्छाई, अच्छाई उसका भाववाचक संज्ञा हुआ, ठीक है। जैसे बुरा हुआ, बुरा, बुरा एक विशेषण है तो बुराई, बुरा एक विशेषण
उड़ाई जो हुआ वो क्या हुआ हमारा, भाववाचक संज्ञा हुआ। उसके बाद तीसरे टाइप की बात करें तो क्रिया के द्वारा, क्रिया के द्वारा भी हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। अब क्रिया के द्वारा कैसे करते हैं, जैसे पढ़ना हो गया, पढ़ना हमारी क्रिया है, ठीक है, तो उसे कर दिया हमने पढ़ाई, तो बनी क्या हमारी भाववाचक संज्ञा। ये पढ़ाई क्या बनी हमारी भाववाचक संज्ञा। जैसे उड़ा, हाँ, क्या, तो ये हमारी कैसी क्रिया है, उड़ना हमारी एक, उड़ना हमारी एक क्रिया है। लेकिन अब जब हम इसका भाववाचक करेंगे तो क्या बनेगा, उड़ाई मत कर देना कभी, उड़ाई कर दो, उड़ाई नहीं होगा, क्या बनेगा, उड़ान बनेगा इसका सही भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो तीन टाइप हो गए। एक चौथा टाइप है हमारा अवयव। अवयव के द्वारा अवयव के बारे में आपको पता होगा। तो अवयव से हम कैसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए दूर है, अवयव दूर है, तेज बना, क्या बना, बना, ठीक है। तो तेज से तेजी बना, मतलब दूर एक अवयव था, उसका हमने भाववाचक बनाया तो दूरी बना। ऐसे ही तेज भी एक अवयव था और उसका भाववाचक बनाया हमने तेजी। जो अंतिम पांचवा जो बचता है वो है हमारा सर्वनाम। हम सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे अपना, अपना क्या है, अपना एक सर्वनाम है, ठीक है, अपना एक सर्वनाम है, तो अपनापन क्या हुआ, एक भाववाचक अपना, अपनापन क्या हुआ, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मैंने आपको बताई कि 5 प्रकार से बना सकते हैं, कौन कौन से प्रकार है वो सभी आपको बता दिए, ठीक है। तो अब इसमें से पूछा गया था कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण का सही उदाहरण हमें बताना था। तो देखिए, गर्म गर्मी नहीं होगा, घबराना तो नहीं होगा, क्योंकि ये घबराना भी एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। लेकिन लड़का लड़कपन का, लड़का जातिवाचक, देखिए ना, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जो हमेशा बहुवचन होती है। जातिवाचक संज्ञा आपको हमेशा बहुवचन में देखने को मिलती है, ये उसकी पहचान होती है, और उसके जैसा कोई और भी होता है। अब देखिए सॉरी, लड़का है तो लड़के के जैसे तो बहुत सारे लड़के हो गए ना, लड़का हुआ, पेन हुआ, पेन आप अलग अलग ब्रांड के देखते हैं, पेन अलग अलग ब्रांड के होते हैं, तो वो सभी जातिवाचक में होंगे। तो जातिवाचक की भी आपको एक पहचान रखनी है जो बहुवचन हो। जातिवाचक आपको हमेशा बहुवचन में देखने को मिलेगी, प्लस वह क्या होगी, तो एक समूह में हो, मतलब उसके जैसे कोई और भी हो, ठीक है, समूहवाचक नहीं कर देना है। तो लड़का क्या है, जातिवाचक है, अब उसका जब हमने भाववाचक किया तो लड़कपन बन गया, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। हिंदी शब्दकोश में ख का कर्म किस वर्ण के लिए आता है। देखिए, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जल्दबाजी नहीं है। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको वक्त देती हूँ, आपको 1 मिनट मिलता है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, क्योंकि कमेंट बॉक्स में बहुत जल्दी जल्दी आप आंसर इसका बता रहे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन ये आपको लग रहा है, लेकिन मैं बता दूं, आप सभी सभी दोस्त गलत आंसर कमेंट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, देखिए पूछो क्या गया है कि हिंदी शब्दकोश में ख, ख का कर्म किस वर्ण के लिए आता है, किस वर्ण के लिए आता है। तो बहुत से दोस्त कै टिक कर रहे हैं, लेकिन वो गलत है दोस्त, ठीक है। जानते हैं कि ये क्यों गलत है, क्योंकि ख वर्ण जो आता है, हम देखते हैं कि कै है अंगा, डैनी बोलते हैं, इसे अंगा बोलते हैं। आपको हिंदी में वर्तनी भी शुद्धि करनी है, शब्दों को बोलने का सही क्रम होना चाहिए, तो इसे अंगा बोलते हैं, ठीक है। तो आपने बहुत जल्दी बता दिया कि कै के किस वर्ण के कर्म में आता है, तो ख कर्म क्या, कर्म के उसमें आपने इसे लिख दिया, दोस्त वो गलत है। कैसे गलत है, देखिए, हम अपने 4 संयुक्त व्यंजन जानते हैं। सभी दोस्त कमेंट करेंगे कि हम, मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि 4 संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं। 4 संयुक्त व्यंजन है हमारे, क्या क्या क्या, तो ये चारों हमारे क्या है, चारों है हमारे संयुक्त व्यंजन। सभी दोस्त एक बार संयुक्त स्वर भी याद करेंगे कि संयुक्त स्वर मैंने आपको बताए हुए हैं, संयुक्त स्वर रिवीजन जल्दी जल्दी बताएंगे संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं। तो ये हमारे 4 संयुक्त है, ठीक है। अब जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो
आधा क्या है, तो हलंत लगता है, वो इस बात का प्रूफ होता है कि वो आधा बताया जा रहा है, और इसका हम संधि विच्छेद करते हैं। बाकी का भी देखते हैं। तो श्रेय का जो बनेगा वो श्रेय, ये भी आधा श्रेय हलंत का होता है, और रे में का संधि विच्छेद है। श्रेय का आधा तय, उसके बाद ज्ञानी। अच्छा, ये शब्द ज्ञानी मैं आपको बता चुकी, ये ज्ञानी नहीं होता है, ज्ञानी होता है। ज्ञानी कैसे होता है वो देखते हैं आज। जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं, जय और अंगा में परिवर्तित होता है, जय और अंगा में ये परिवर्तित होता है, इसलिए जो इसकी वर्तनी होती है वो जया होती है, लेकिन हम गया बोलते हैं। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिसे हम वर्णमाला में गलत यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब क्षत्रिय वाले में क और श का हमने प्रयोग किया, तो इसमें क और श में ये परिवर्तित हो गया जब हमने इसका संधि विच्छेद किया। तो इसके अनुसार जब हमने इसका वो किया है ना, तो ये छ में बन रहा है, इसलिए जो ख में जो प्रयुक्त होगा ना, वो हमारा छ वाला होगा। ऐसे ही अगर आपसे कभी षटकोण का पूछता है ना, तो इसका वर्ण क्रम नहीं होगा, श्रेय इसका वर्ण क्रम होगा। आपसे किसी का भी पूछ ले तो उससे जो जिस शब्द से उसकी उत्पत्ति हुई है वो शब्द ही उसका मूल ही शब्द होगा, और कर्म अनुसार वही उसका उत्तर होगा। तो हमारे प्रश्न का उत्तर तो जो क्षत्रिय है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस वाक्य में अपदान कारक है? अपदान कारक आपको बताना है कि किस वाक्य में दिया हुआ है अपदान कारक। कारक के प्रकार हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि कारक के प्रकार कितने हैं, उनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा किया। तो पहले आप जो नया देख रहा है बच्चा, वो पहली वीडियो को जरूर देखते हैं। राम ने रावण को तीर से मारा, मदन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो, ठीक है। देखिए, अपदान कारक से मतलब जो कार्य किसी दूसरे के द्वारा हो, यानी कि हिमालय से गंगा निकलती, हिमालय से क्या निकलती है? गंगा निकलती है, या फिर द्वारा, या के द्वारा, के द्वारा, तो हमारे कारक है। और कौन सा कारक है? करण कारक। कौन सा कारक है? करण कारक, यानी कि अपादान। तो अपादान हमसे पूछा था। अब देखिए, जो गंगा है वो कहाँ से कहाँ, गंगा किससे निकल रही है? हिमालय से। किसके द्वारा निकल रही है? तो हिमालय से। तो हमारा कौन सा अपदान है? यानी कि हिमालय से गंगा निकलती है, हमारा करण कारक है, कारक है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल होगा। निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुरचनात्मक नहीं है? तो मतलब अनुरचनात्मक क्या होता है? जिसमें वर्णों की आवृत्ति बार बार हो जाए। देखिए, फड़फड़ाना, मिमियाना, छुटलाना, या फिर हिनाना। तो देखिए, इसमें भी वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई है, हियाना में भी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, लेकिन हिन्याना में भी वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। लेकिन झुटलाना की लाना शब्द जो है अनुनात्मक नहीं है। ऐसे ही गुनगुनाना शब्द है, हमारा कैसा अनुनात्मक है, वो है, उसने पूछा है तो झुटलाना होगा, ठीक है। आगे बढ़, निम्नलिखित वाक्य में से काला शब्द विशेषण है, उसका भेद चुनिए। कुछ ये ऊपर वाली लाइन तो देख, ऊपर वाली लाइन आप, क्वेश्चन आपका ये है कि कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, तो आपको उसका विशेषण बताना है कि वह कौन सा विशेषण है। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, तो गुणवाचक विशेषण है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चित वाचक विशेषण बताएंगे सभी। देखिए, कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, तो कुछ बच्चे हैं। अब कुछ की हमें क्वांटिटी, परिणाम तो ये तब होगा जब उसमें परिणाम की नाप तोल की बात करेगा, और संख्या भी उसमें नहीं दी गई है। बताएंगे कौन सा है। गुणवाचक विशेषण आपका वो होता है जो कि विशेषता बताए, गुण दोष आदि के बारे में बताए, ठीक है। और सार्वनामिक विशेषण में जब संबंध की बात की जाए, ठीक है। देखिए, कुछ बच्चों की क्वांटिटी नहीं है, ना ही उनकी कुछ संख्या दी गई है। अगर आपसे पूछता कि 10 बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं,
तब वो आपका संख्यावाचक विशेषण। लेकिन कुछ बच्चे, अब हमें क्या पता दोस्त कितने बच्चे होंगे, क्या है, अनिश्चित वाचक है, अनिश्चित नामवाचक विशेषण होगा, वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगर आपको संख्या दी हुई होती तब हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बोलते, लेकिन आपको संख्या नहीं दी हुई है तो ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। भाव को तीव्र करने वाली वस्तुओं, चेष्टावादी को क्या कहा? जो भाव को तीव्र कर दे उसको, उन भावनाओं को हम क्या कहते हैं? तो उद्दीपन, शामक, आलंबन या फिर आश्रय। ठीक है। भाव, जो भाव हैं, भाव और अनुभव दो क्रियाएं हैं। तो अभी देखते हैं विभाव। विभाव क्या है? विभाव मैं आपको बता दूं कि विभाव जो होते हैं हमारे दो प्रकार के हैं। भाव, सॉरी, विभाव आलंबन, आलंबन, ठीक है? तो दूसरा टाइप है वो है उद्दीपन। तो आलंबन भी हमारे दो प्रकार के, आलंबन दो प्रकार के हैं, एक आश्रय है और एक आश्रय। आलंबन कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं, आश्रय और। आपने ना, जब रस हम पढ़ते हैं तो श्रृंगार रस में ज्यादातर नायक और नायिकाओं के बारे में वर्णन किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो रति यानी कि प्रेम की भावना उसमें दिखानी हुई होती है श्रृंगार रस में। तो उसमें हम जब यूज करते हैं वो ज्यादातर नायक और नायिका का यूज करते हैं। तो देखिए ये बात रखनी है, मान लीजिए जब नायक को नायिका से प्रेम हो, नायक को नायिका से प्रेम हुआ है, तब हमारा आश्रय होगा, यानी कि जिसके द्वारा, जिससे हो, जिसके द्वारा हो रहा है। तो किसके द्वारा हो रहा है? नायक के द्वारा नायिका को प्रेम हो रहा है, तो वो हमारा आश्रय, आश्रय वो होगा, आलंबन होगा, ठीक है। लेकिन जिससे हो, किससे हो रहा है? नायिका के द्वारा, नायिका से हो रहा है, तो वो हमारा विशेष आलंबन होगा, ठीक है। जिससे हो, जिससे हो वो हमारा विशेष होगा, और जिसके द्वारा हो वो आश्रय विभाव होगा, ठीक है। तो ये तो आलंबन के विषय। लेकिन जितनी भी हमारी भावनाओं वाली क्रियाएं होती हैं, भाव उत्पन्न होते हैं, जो हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं, वो हमारे सभी उद्दीपन होते हैं। तो भाव का, विभाव का प्रकार था उद्दीपन। अब भाव को तीव्र करने वाली वस्तु चेष्टाओं को, आदि को ही हम क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे? उद्दीपन। तो ऑप्शन ये जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। आगे बढ़, ढीठ का तत्सम रूप है, तो ढीठ का आपको तत्सम रूप बताना है कि कौन सा है। तत्सम और तद्भव हम सभी पहले चर्चा, हाँ, एक बच्चा पूछ रहा था कि तत्सम तद्भव को पहचाने कैसे। तो दोस्त इसके बारे में एक अलग से वीडियो बन चुका है, वो आरो के लिए बना था, तो उसमें हमने पूरा जाना है कि हम तत्सम और तद्भव को कैसे बनाते हैं, कैसे उन्हें पहचानते हैं, फिर उनके तद्भव में और तत्सम में उन्हें कैसे परिवर्तित करते हैं, ठीक है। तो आप एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उससे आपको बहुत हेल्प होगा। तो ढीठ का तत्सम रूप बताना है अभी तो हमें। तो दृष्ट जो होगा वो बिल्कुल, ए जो होगा, सॉरी, बी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ढीठ, दृष्ट। क्या आप कुछ तत्सम शब्दों के मुझे तद्भव बता सकते हैं? बताइए। एला, एला का बताइए, उसके बाद नवल। बताइए सभी, जल्दी जल्दी। हाँ, बताइए आप, ऐड करते रहिए, क्या बनेंगे, ठीक है। उसके बाद गेहूं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए एला, एला को बोलते हैं इलायची, एला इलायची। बाद कथकली जो होता है वो नकुल, नेता, मक्खी का, मक्खी का, मक्खी। जो बचता है गेहूं, तो आपको याद रखें, तो ये आपको रिविजन करते रहना इन चीजों को, क्योंकि एग्जामिनर यही पूछता है, कोई नए शब्द वो बना के नहीं देगा आपको, बार बार रिपीटेशन इन्हीं का होता है, तो आपको इन्हीं को सीखना है, ठीक है। आगे बढ़, महान का स्त्रीलिंग है,
महान का आपको स्त्रीलिंग बताना है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग भी हमारे टॉपिक, हमारे जो सिलेबस है उसका ही एक पार्ट है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो महान का स्त्रीलिंग बताइए मुझे। महान, महानती, महती, महत्री या फिर महानी। तो महान का स्त्रीलिंग तो महती हुआ। अब आप कुछ जो के बताइए, जैसे शिक्षा हुआ। शिक्षा का स्त्रीलिंग आप मुझे बताइए। सम्मान। सम्मान का स्त्रीलिंग बताइए क्या हुआ। मान। मान का सभी करते रहिए। मान का क्या बनेगा। मान हुआ, बाद हमारे कवि हुए, जानते हैं ना आप सभी, कवि हुए। और अभी आप इन्हीं के बताइए, शक्तिमान, धनवान। देखिए अनुज का बताइए कि अनुज, अनुज का मीनिंग क्या है। अनुज मतलब छोटा भाई। का स्त्री बताएंगे कि उसका स्त्री क्या बनेगा। अनुज हुआ। शिक्षा, और उसके बाद शक्तिमान। शक्तिमान स्त्री का। मान का धनवती। मान यानी कि कवि, कवित्री, कवित्री स्त्रीलिंग बना रहे हैं हम। और अनुज का होगा अनुज छोटा भाई, और अनुजा वो छोटी बहन होगी। ठीक है, वो ऐसे कुछ शब्दों की हम डील करते हैं, उनका स्थिति बनाते हैं। ठीक है, भाषा के निम्नलिखित प्रमुख अंग में कौन सा सही है। भाषा के कुछ पद हैं, मतलब कैसे कैसे उसका हम बोलने में उच्चारण करते हैं, वह आपसे पूछा गया है। तो कौन कौन सा स्टेप हम प्रयोग करते हैं वो आपको बताना है। तो पहला है ध्वनि पद वाक्य अर्थ लिपि। दूसरा है ध्वनि पद अर्थ वाक्य लिपि। ध्वनि वाक्य पद अर्थ लिपि, या फिर अंतिम पद ध्वनि वाक्य या अर्थ लिपि। देखिए सबसे पहले आएगा हमारा ध्वनि। जो हम शब्द बोलते हैं सबसे पहले क्या यूज करते हैं, ध्वनि। उसके बाद आता है पद, छोटे छोटे स्टेप बनते हैं। ठीक है, उसके बाद वो पूरा एक वाक्य बन जाता है। जैसे राम खाना खाता है, तो पूरा वाक्य बन गया है। उसका कोई वाक्य क्या होता है, जिसका कोई अर्थ निकलता हो, वही वाक्य होता है। ठीक है, फिर उसका अर्थ निकल रहा है, वाक्य का अर्थ भी निकलेगा, और वही बनता है हमारा लिपि। ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, ध्वनि पद वाक्य अर्थ, यानी कि ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे चल। निम्नांकित वाक्यों में मिश्र वाक्य कौन है। मिश्र वाक्य आप सभी जानते होंगे, जब दो वाक्य आपस में जुड़े तो वो हमारे मिश्र वाक्य होते हैं। ठीक है, संयुक्त वाक्य जो किसी के द्वारा जुड़े होते हैं, और सरल, साधारण सरल वे होते हैं जिसमें नकारात्मक या प्रश्नवाचक कोई प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाता है, वो हमारे सरल वाक्य होते हैं। तो आपको मिश्र वाक्य बताना है। पहला है परिश्रमी छात्र परीक्षा में सफल होती है। ऐसे ही गलत। बच्चे दौड़ रहे थे और अध्यापक पढ़ा रहे थे। प्रधानाचार्य का कहना है कि परिश्रमी सदैव सफल रहते हैं। स्कूल खुल गया और पढ़ाई शुरू हो गई। देखिए प्रधानाचार्य का कहना है कि परिश्रमी सदैव सफल रहते हैं, तो यहाँ पे संयुक्त क्रिया जुड़ी है। की क्या है, एक संयुक्त क्रिया है। इस की के द्वारा दो वाक्यों को जोड़ा गया है, तो यहाँ पे संयुक्त वाक्य है। ठीक है, स्कूल खुल गया और पढ़ाई शुरू हो गई, तो यहाँ पे और जो है वो भी एक संयुक्त क्रिया है, क्योंकि स्कूल खुल गया और पढ़ाई शुरू हो गई। स्कूल खुल चुके हैं, पढ़ाई स्टार्ट हो गई है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है, अर्थात संयुक्त क्रिया है। परिश्रमी छात्र परीक्षा में सफल होती है। जो इंसान, कोई भी बच्चा है, छात्र है, छात्रा है, अगर परिश्रम करता है तो सफल हो जाता है, वो हमारा साधारण यानी कि सरल वाक्य है। लेकिन बी, बच्चे दौड़ रहे थे और अध्यापक पढ़ा रहे थे, दो अलग अलग क्रियाएं हो रही हैं। बच्चे दौड़ रहे थे और अध्यापक पढ़ा रहे थे, तो दो वाक्यों को मिश्र किया गया है, दोनों को अलग अलग उठाया गया है, तो मिश्र किया गया है, यानी कि ऑप्शन बी होगा वो बिल्कुल होगा, बच्चे दौड़ रहे थे और अध्यापक पढ़ा रहे थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द आपको छांटना है, इसमें से कौन सा है। तो गुरुत्वाकर्षण,
गुमटी, छूटना, नाड़ी या फिर यक्षिणी, कौन सा शब्द है बताइए। देखिए गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण गलत लिखा गया है क्योंकि कि में जो ऊ की मात्रा लगी है वो गलत वर्तनी है, ठीक है। बाकी चार ऑप्शन गुमटी, छूटना, नाड़ी, यक्षिणी। अनुदित का संधि विच्छेद क्या होगा? अनुदित का आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। देखिए इसका संधि अनु अनु आप मुझे बताएंगे कि ये कौन सी संधि है। अगर हमने इसका संधि विच्छेद ये किया है तो ये कौन सी संधि है बताएंगे, और इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग क्या है? तो कथित ना हो, मतलब जो बोला ना जा सके, जो क्या है हमारा, बोला ना जाए उसके लिए शब्द क्या यूज करेंगे हम। क्या वो याद हो चुका है कि ना जा सके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका छोटा हुआ है, छोटा हुआ है, ठीक है, यानी कि स्वर है। छोटा ऊ, हाँ, छोटा ऊ, दोनों मिलके क्या बनेंगे हमारा, बड़ा ऊ बनेंगे। और अगर ये बड़ा ऊ बना रहे हैं तो बनेगा हमारा। कैसे आपको पहचानना है, कभी इसके प्रकार पूछेगा कि किस प्रकार की संधि है, या फिर इसका कभी कभी संधि विच्छेद भी आपसे पूछता है। तो दीर्घ संधि की पहचान होती है आपको हमेशा, आपको व्यंजन व्यंजन के साथ खेल, सॉरी स्वर और स्वर के साथ खेलना होता है। छोटा स्वर दे देगा, बड़ा स्वर दे देगा, लेकिन वो हमेशा तो उसका संधि बनेगा वो हमेशा बड़ा बनेगा। मान लीजिए आपको ए, छोटा ए और बड़ा ए बनाने को दे दिया है, तो जो संधि बनेगी उसको बड़ा आ बनेगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखने। बाकी ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, तो हमारा उत्तर कौन सा होगा, उत्तर हमारा प्लस उदित होगा, वो आंसर बी सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वावपी का संधि विच्छेद आपको बताना है फिर से कि संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। वापी अयादि संधि है। आप बोलेंगे कि एकदम से पहले मैम आपने अयादि संधि आपको अयादि संधि के बारे में आपको चार बात याद क्या है, और आए, है, आए, अब, अब और आओ, ये चार शब्द है। तो अब इन शब्दों, ये शब्द बने कैसे हैं ये देखते हैं। सभी में ए आया है, तो आप भी सभी का जोड़ दो, है क्या क्या जोड़ दिया है ए। अब आप सभी मुझे बताइए, मैंने आपको बताया था कि हमारे चार संयुक्त स्वर कौन कौन, चार संयुक्त स्वर, ये बिल्कुल क्या है, हमारे चारों स्वर है, ठीक है। तो जब हमने ए बनाया तो वो ए और ए में परिवर्तित होगा। आई बनाएंगे तो ए और बड़ा ए में परिवर्तित होगा। आओ, ए और ओ में आओ, ए और औ, ठीक है। तो हमारा शब्द क्या है, पीपी, वापी, ये हमारा शब्द है। तो देखिए आओ बन रहा है, यानी कि इस वाली अयादि का प्रयोग हुआ है, तो ये किस में परिवर्तित होगा, ए और ओ में ये परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। ये क्या बनेगा, टू प्लस अपी, प्लस अपी, ठीक है। ये ओ, ये ओ और ए ने मिलकर क्या बना दिया, आओ बना दिया, तो इसका संधि क्या हुआ, वो अपी हो गया। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, टू प्लस अपी होगा, वो बिल्कुल सही होगा। बाकी आप अयादि संधि का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, स्टार मार्क कर आप इस पे, आपको अयादि संधि पढ़नी है तो सिर्फ चारों को बातों को आपको याद रखना है, ठीक है। मृगेंद्र का पर्यायवाची आपको बताना है कि क्या होगा, कुरंग, अहि, कुंजर या फिर शार्दुल। मृगंद्र, मृगंद्र, शार्दुल जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। अच्छा अभी तक आपको इसका मीनिंग नहीं पता चला होगा कि मृगेंद्र या फिर शार्दुल होता क्या है।
तो वही अपना दोस्त शेर, शेर के ही पर्यायवाची है। आप शेर के अंदर पर्यायवाची बताइए। शेर है ना, हरी, सारंग, सारंग, बाद व्याघ्र, आपके पर्यायवाची हैं। ये सभी आपके सिंह के पर्यायवाची हैं, ठीक है। कुरंग का बताइए मुझे, कुरंग किसका पर्यायवाची है? कुरंग आपका कुरंग पर्यायवाची है। जगपति भी, जगपति शेर को मृगपति भी बोलते हैं, ऐसे ही हिरन को बोलते हैं ना। सारंग, सारंग आपका शेर का भी और ही पर्यायवाची है। बाद और भी हिरन को ही बोलते हैं, ठीक है। कुंजर का पर्यायवाची शब्द बताइए कि कुंजर किसका पर्यायवाची शब्द है? कुंजर हाथी, वाची शब्द हाथी हुआ, गजेंद्र हुआ, मकंद, सभी हाथी के पर्यायवाची शब्द है। अंतिम शब्द जो बचता है वो है अही। अही का आप सोच सकते हैं क्या होगा पर्यायवाची? अही का पर्यायवाची बता देंगे? अही किसका पर्यायवाची है? सांप, जंग, जंग किसका पर्यायवाची है? सांप का। फनिश तो मारता है सांप, फनिश तो आपको जरूर याद रहे। फनिश जो है वो आपके पर्यायवाची है सांप का, ठीक है। तो उत्तर तो हमारा डी है, मृगेंद्र का आपका पर्याय शार्दुल जो है वो बिल्कुल सही होगा। बाकी आप सभी नोट कर लें, ठीक है। आगे चलते हैं। निषिद्ध शब्द का विलोम आपको बताना है क्या है? विधि, विहित, निषेध या फिर अनु। देखिए विहित, ठीक है। और निषेध का विलोम शब्द निषेध, यानी कि कानूनी अपराध है, जो विधि है उसका विलोम शब्द होगा, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनिए। तो जो बिना पलक गिराए, बिना पलक गिराए मतलब बिना पलक गिराए के जो एक शब्द यूज करेंगे वो हमें पता चल गया है कि निर्निमेष होगा। लेकिन यही आपसे देखिए दो क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं कि एक तो आपको बिना पलक गिराए, बिना पलक गिराए इसके लिए आपको एक अनेकाधि शब्द याद रखना है कि निर्निमेष होगा। लेकिन यहीं पे आपसे पूछ लिया गया है कि उसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी, ठीक है। तो एग्जामिनर कितना चालाक है, किस तरीके से वो आपके माइंड के साथ खेल सकता है, ये आप सोच के टारगेट करके चलिए, ठीक है। तो बिना पलक गिराए यानी कि निर्निमेष उसका एक उत्तर है, जिसे पलक गिराए तो इसकी जो वर्तनी है वो डी है। निर्निमेष को ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। आगे बढ़, केकई का चरित्र, ठीक है। तो ये आपको चार विकल्प दिए गए हैं और इसे आपको सही क्रम में लगाना है, ठीक है। देखिए, एक ऐसी नारी का चरित्र जो परिस्थिति के आघात प्रतिघात के बीच मानवीय भावनाओं के संग में पड़ी, ये पड़ा होगा। तो पहले तो देखिए हमारा क्या बना है, ये एक ऐसी नारी का चरित्र कैसा है? ऐसी नारी का चरित्र जो परिस्थिति जो मानवीय भावनाओं के संघर्ष में पड़ी, मानवीय भावनाओं के संघर्ष में पड़ी। तो पहला तो यह बनेगा, फिर यह आएगा, उसके बाद जो परिस्थिति के, यानी कि वह जो परिस्थिति के परिस्थिति के आघात प्रतिघात के बीच विकसित होता हुआ, ये भी आपका एक पार्ट मान लीजिए। तो अंतिम जो बनेगा वो बनेगा हमारा लय। तो उत्तर क्या बनेगा? येरे लेवे। तो किस में दिया हुआ है येरे लेवे? ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा। कुछ नहीं था, सिर्फ आपको इन्हें क्रम में अरेंज करना था, एक क्रम में, एक मतलब सार्थक अर्थ आप निकाल सको उस क्रम में ये आपको व्यवस्थित करने थे, ठीक है। आगे चल, तीना 10 जीवन जीवन मरीबे मरीबे चरी मरीबे पची होई जूपे मरीबे ना। तो आपको इसमें बताना है कि इसमें दोहा है, चौपाई है, सवैया है या फिर रोला है। देखिए इसके लिए आपको हमेशा सिर्फ एक ही काम करना है, मात्राओं को गिनना है। बहुत इजी है, मात्राओं को गिनना बहुत इजी है। अगर आप 10 से 12 ऐसे ही उदाहरण सोल्व कर लेते हैं, उनकी मात्राओं को गिन लेते हैं, तो ये बहुत इजीली हो जाएगा। आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्के हैं।
देखिए आज हम मात्राएं गिनते हैं कि मात्राओं को गिना कैसे जाता है। तो पहले तो मैं बता दूं, जब आप छोटी मात्रा देखते हैं, छोटी मात्रा के लिए हम एक मात्रा यूज करेंगे, मतलब एक मानेंगे उसको। तो जब हमारी बड़ी मात्रा होगी तो दो, क्या बड़ी मात्रा होगी तो दो। ठीक है? देखिए हमारी छोटी मात्रा है, हाँ, बात 10। तो ऐसे ही है जीवन, इसमें बड़ी मात्रा दी गई है, जीवन है दो। नियम मात्राएं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये 13 मात्राएं हैं। आएंगे हमारे 15 मात्रा, यानी कि पहले चरण में हमें कितनी मात्राएं दी गई हैं? 15 मात्राएं दी गई। उसके बाद दूसरा देखते हैं, मैं के लिए एक यूज होगी, छोटी मात्रा है इसके लिए एक, और बै में हमारी दो मात्रा यूज करें। उसके बाद पची, पची में कोई, दोनों में बड़ी बड़ी मात्राएं दी गई हैं तो दो दो मात्रा यूज करें। उसके बाद इसमें एक मात्रा, एक में ई और बै के लिए दो, तो इसमें टोटल कितनी? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 हुई। ठीक है, पहले चरण में आपको 15 मात्राएं दी गई थी और दूसरे चरण में आपको 18 मात्राएं दी गई हैं। ठीक है, तो ऐसा हमारा सेवैया कौन सा हमारा वो हुआ, तो ये बना पहले चरण में 15 मात्राएं और दूसरे चरण में 18 मात्राएं। और दोहे में बताइए, चौपाई में रिवीजन कीजिए, चौपाई में कितनी बताई थी, और रोला में कमेंट करेंगे सभी कितनी कितनी मात्राएं बता रखी हैं। आगे चलते हैं, भारत दूरदर्शा के रचयिता बताने हैं आपको कौन है। भारतेंदु जी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं इनका पूरा नाम, नागार्जुन है, लक्ष्मी नारायण मिश्र या फिर जयशंकर प्रसाद। तो भारत दूरदर्शा के जो रचयिता भारतेंदु के अन्य रचनाएं की बात करें, अंधेर नगरी, अंधेर, और रचनाएं बताएंगे आप सभी कि और रचनाएं क्या क्या है। भारतेंदु अंधेर नगरी, लाभ, लाभ भी, सारी ही रचनाएं मतलब सभी की प्रसिद्ध है, लेकिन ये बहुत सारी रचनाएं लिखी, लेकिन कुछ परिचित बहुत परिचित होते हैं जिनका नाम बढ़ जाता है। उसके प्रेम प्रलाप, प्रेम माधुरी, माधुरी, क्या आपको नोट कर लेना है। उसके बाद लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की रचना मुझे बताइए। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी मैं आपको बता दूं, कर होली, क्या है? कर होली, ये रहस्य, रहस्य, और राक्षसों का मंदिर, राक्षसों का मंदिर होगा कुछ, तब बुक का नाम तो कुछ, लेकिन प्रसिद्ध है तो याद करना, मंदिर। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की आप सभी जानते हैं, तितली हुआ, आंसू हुआ, झील हुआ, ये सभी जयशंकर प्रसाद, यानी कि बाकी दूरदर्शा जो थी वो भारत तेल। आगे चलते हैं, तितली के रचनाकार के लीजिए, अभी बताया था, अगले प्रश्न में ही दे भी दिया कि तितली के रचनाकार आपको बताना है कि तितली के रचनाकार कौन है। इसे तो हम आंख देख के बंद कर, जयशंकर प्रसाद जी हैं तितली के रचनाकार। ना रचना है आंसू, कामा, यानी सभी, सारी ही बहुत, इन सभी रचनाओं के आकाश दिव्य, आकाश दिव्य जानते हैं, आकाश दिव्य रचना है। आप मुझे जयशंकर प्रसाद की वो रचना बताइए जो अधूरी है, मतलब उसे वो पूरी नहीं लिख पाए, तो वो कौन सी रचना है जयशंकर प्रसाद की जो अधूरी थी? बताएंगे सभी अधूरी रचना के बारे में कि कौन सी रचना थी अधूरी। विद्यावती, विद्यावती उनकी एक अधूरी रचना थी, उसे वो पूरा नहीं कर पाए थे। रामचंद्र मणि, साहित्य का इतिहास, तो आप डेट पढ़ते हैं उन्हें ही नहीं पढ़ना है, नहीं भी पढ़ना। साहित्य, साहित्य का इतिहास किसकी रचना है?
रचना है? रामचंद्र की रचना है, ठीक है। और ठीक है, तो आगे चलते हैं। विशल विशल देवदासों के रचनाकार आपको बताना है कौन है? वानभट्ट, नरपति नाले, चंद्रबरदाई या फिर जगनिक। देखिए विशल देव नरपति है, इसके रचनाकार है, और चंद्रबरदाई ने कौन सी? राजरास आज राजरासो चंद्रबाई जी की है। और विशल देव की रचना थी नरपति नाले की, यह रचना थी, ठीक है। ये थे हमारी क्लास के आज के 25 प्रश्न। मैं उम्मीद करती हूँ आपने इस क्लास से कुछ नया सीखा होगा, आपका हिंदी में इम्प्रूवमेंट बढ़ रहा होगा, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि हाँ हम तैयार हैं अपना एग्जाम देने के लिए। 37 में से एक अच्छा स्कोर करने के लिए अब हम तैयार हैं, और अच्छा स्कोर करने के लिए हमें डेली प्रैक्टिस करनी है। इसी क्लास को हमें रोज फॉलो करना है और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन करना है। तो आपको क्लास कैसी लगी दोस्त, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और जो भी दोस्त पहली बार क्लास को देख रहा है वो क्लास चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए, पढ़ाई को बहुत अच्छे से कीजिए। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी सजेशन, अच्छा हाँ आप एक बुक पूछ रहे थे, बहुत से दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि बुक कौन सी ले। दोस्त मैं पहले बता दूं कि लूसेंट और आदित्य पब्लिकेशन, इन दोनों में से कोई भी बुक आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, पहले उनसे आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, और उसके बाद अपनी प्रैक्टिस करने के लिए आप इस प्रैक्टिस सेट को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तत्सम तद्भव के लिए मैंने आपको बता दिया है कि पहले ही वीडियो में बना चुकी हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको तत्सम तद्भव आप सर्च करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप उसे पढ़ लीजिए। तत्सम तद्भव की कहानी आपकी वहीं खत्म हो जाएगी, कैसे पहचानते हैं उन्हें वो सब आपको पता चल जाएगा, कैसे बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद कोई भी किसी भी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकता है, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक है। तो दोस्त हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।